उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बताया है कि राज्य में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 314 हो गई है। लखनऊ में एक प्रेस वार्ता में उन्होंने कहा कि कुल संक्रमितों में से 168 तबलीगी जमात के हैं। वहीं इस संबंध में अधिक जानकारी देते हुए प्रमुख सचिव अमित मोहन प्रसाद ने कहा कि प्रदेश के 37 जिले कोरोना संक्रमण से प्रभावित हैं और 22 मरीज इलाज के बाद ठीक होकर घर जा चुके हैं। प्रमुख सचिव ने बताया कि 6073 नमूने लैब में भेजे गए थे, जिसमें 5595 नेगेटिव निकले हैं और 314 संक्रमित। एक लड़ाई सफलतापूर्वक आगे बढ़ रही है। इसमें शासन, प्रशासन और आम जन की सहभागिता के साथ ही मीडिया का रोल बहुत बड़ा है, क्योंकि जागरूकता पैदा करने में मीडिया की बड़ी भूमिका है और इस वैश्विक महामारी का उपचार ही जागरूकता के माध्यम से हम लोगों को बचाव के बारे में जितना अधिक बता सकें, उसके परिणाम भी उतने अच्छे आएंगे। और इस दिशा से मीडिया की जो एक सकारात्मक भूमिका अब तक देखने को मिली है, मैं इसके लिए आप सबको हृदय से आपका अभिनंदन करता हूं। उत्तर प्रदेश में आज तक 314 पॉजिटिव केस पाए गए हैं कोरोना वायरस के। ये संख्या 314 तक अचानक पिछले 4 दिनों के अंदर ज़्यादा बढ़ी है। इसमें 168 तो केवल तबलीगी जमात से जुड़े हुए हैं। अन्यथा उत्तर प्रदेश के अंदर हम लोग कंट्रोल करने की ओर पूरी तरह इसको बढ़ चुके थे, लेकिन अचानक ये संख्या बढ़ी है। लेकिन फिर भी हम लोगों ने जो पहले दिन ही इस बात को कहा था कि उत्तर प्रदेश में प्रत्येक व्यक्ति को बेहतर स्वास्थ्य की सुविधा उपलब्ध कराना, उसको सामाजिक सुरक्षा की गारंटी देना और उसकी बुनियादी सुविधाओं के लिए शासन स्तर पर पूरा प्रयास करना, प्रशासनिक मशीनरी उसके लिए पूरा कार्य करेगी। हम लोग उसी पर निरंतर कार्य कर रहे हैं और तबलीगी जमात से जुड़े हुए जितने भी लोग थे उन सब को भी क्वारंटाइन में डाल करके उनके कांटेक्ट से जुड़े हुए लोगों को अब प्रयास किया जा रहा है कि हम उन्हें ले करके उन्हें भी क्वारंटाइन में डाल करके पूरे समाज को यानी कोरोना को स्प्रेड होने से रोक सकें। अब तक हम लोगों ने इस कोरोना से प्रदेश के अंदर 25 हमारे कोरोना पॉजिटिव अब तक ठीक भी हुए हैं। प्रदेश में हमारे यहाँ जो आइसोलेशन वार्ड में भर्ती पेशेंट हैं, इनकी संख्या अब तक 438 है। क्वारंटाइन वार्ड में जो अभी लोग हैं उनकी संख्या लगभग 4000 है। सर्विलांस में रखे गए जो लोग हैं जिन पर हमारी नज़र है, ऐसी संख्या 61,500 से अधिक है। हमारे यहाँ जब कोरोना का पहला पेशेंट 3 मार्च को आया था तो उस समय प्रदेश के अंदर एक भी टेस्टिंग लैब नहीं थी। आज हमारे पास 10 टेस्टिंग लैब प्रदेश के अंदर संचालित हो रही हैं और इन सभी टेस्टिंग लैब के माध्यम से हम प्रतिदिन 1200 से 1500 के बीच में टेस्ट सफलतापूर्वक कर सकते हैं। यह व्यवस्था आज हम लोगों ने प्रदेश के अंदर पाई है। जांच में जो अब तक हम लोग प्रदेश के अंदर विभिन्न प्रकार के जो सैंपल लिए गए हैं, उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों प्रकार के परिणाम सामने आए हैं। हमारे पास अभी तक जो प्रदेश के अंदर आइसोलेशन बेड हैं, ये भी हम लोग 6000 से अधिक आइसोलेशन बेड अपने पास यहाँ पर तैयार करके रखे हुए हैं
क्वारंटाइन बेड की संख्या भी लगभग 12,000 के आसपास हमारे पास मौजूदा समय में है। लेवल 1 के हमारे पास 75 हॉस्पिटल, हर जनपद में एक हॉस्पिटल को हम लोगों ने लेवल 1 का कोविड हॉस्पिटल के रूप में तैयार किया है। लेवल 2 के 51 हॉस्पिटल वर्तमान में हमारे पास देश के अंदर मौजूद हैं और लेवल 3 के भी 6 हॉस्पिटल हम लोग वर्तमान में तैयार कर चुके हैं। प्रदेश के अंदर वर्तमान में जो हमारे 75 जनपद हैं, इनमें से 37 जनपद ऐसे हैं जिनमें एक न एक पॉजिटिव, कोरोना पॉजिटिव का पेशेंट पाया गया है। ये हमारे प्रदेश की वर्तमान की स्थिति है। यद्यपि हम लोगों ने और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी जब दुनिया के अंदर पहले चाइना में, फिर यूरोप के कई अन्य देशों में इस महामारी का प्रकोप देखने को मिला था, तो हम लोगों ने यहाँ पे अलर्ट जारी किया था और हम लोगों ने प्रदेश के अंदर भी अलर्ट जारी करते हुए लोगों से इसके प्रति सावधानी बरतने के लिए कहा था। माननीय प्रधानमंत्री जी ने होली के पहले ही सार्वजनिक स्थलों पर और किसी भी आयोजन में जमावड़ा होने से रोकने के लिए भी उस समय उन्होंने आह्वान किया था। होली मिलन के सभी कार्यक्रम स्थगित कर दिए गए थे। उत्तर प्रदेश के अंदर भी सभी कार्यक्रम स्थगित किए गए। इसके बाद फिर ये प्रक्रिया आगे बढ़ती गई और 22 मार्च को जनता कर्फ्यू के बाद हम लोगों को उन 16 जनपदों में उत्तर प्रदेश के अंदर जहां पर कोरोना पॉजिटिव के पेशेंट पाए गए थे या उनके संदिग्ध थे, ऐसे 16 जनपदों को पहले चरण में हमें लॉकडाउन के साथ जोड़ना पड़ा था। 23 से 25 तक वे जनपद लॉकडाउन के साथ थे और फिर 25 मार्च से ये 21 दिन का लॉकडाउन पूरे प्रदेश के अंदर और पूरे देश के अंदर चल रहा है। स्वाभाविक रूप से लॉकडाउन होगा तो इसका प्रभाव पूरी अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। ऐसे ही इन प्रभावों को देखते हुए केंद्र सरकार ने भी और प्रदेश सरकार ने भी उन तबकों के लिए अपनी कुछ योजनाएं घोषित भी की। खासतौर पर जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज है, 1,70,000 करोड़ रुपए का ये पैकेज अपने आप में एक बहुत बड़ा पैकेज था और आज़ादी के बाद का इतना बड़ा पैकेज पहली बार देखने को मिला है कि जब सरकार ने एक साथ इतने बड़े पैकेज की घोषणा की। इस पैकेज में कोविड-19 में जो भी स्वास्थ्य कर्मी, जो भी स्वच्छता के कर्मी या अन्य जो भी लोग इस व्यवस्था के साथ जुड़ करके आइसोलेशन में, हॉस्पिटल में, क्वारंटाइन में उन लोगों की उपचार आदि की व्यवस्था करेंगे, उन सबको 50 लाख का बीमा कवर देने की व्यवस्था 30 जून तक के लिए व्यवस्था की गई है। तो ये व्यवस्था 50 लाख की व्यवस्था भारत सरकार ने इसमें की है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री कृषि जो किसान सम्मान योजना है, इस योजना में प्रत्येक किसान को 3 महीने तक 2,000 रुपये देने की व्यवस्था की है। इस मामले में प्रदेश के अंदर 2,34,00,000 किसान इससे लाभान्वित हो रहे हैं और हम लोगों ने 2,34,00,000 किसानों का पूरा डाटा फीड किया है। इसमें से हमारे प्रदेश के अंदर काफ़ी बड़ी संख्या में 1,57,00,000 किसानों को अब तक 2,000 रुपये डीबीटी के माध्यम से उनके अकाउंट में मिल गया। शेष प्रचलन में है, उनके खाते में आ रहा है। प्रधानमंत्री जनधन योजना में प्रदेश के अंदर उन सभी महिला लाभार्थियों को जिनके जनधन योजना में अकाउंट खुले थे, 500 रुपये आगामी 3 महीने तक उन्हें प्राप्त होने हैं और प्रदेश के अंदर ऐसे अकाउंटधारी 3,26,00,000 हैं। उन सब के अकाउंट में 500 रुपये प्रति माह देने की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है
और यह राशि उनके अकाउंट में जानी प्रारंभ हो गई है। उज्ज्वला योजना में, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में भी देश के अंदर 8 करोड़ परिवारों को 3 महीने तक निःशुल्क उन्हें रसोई गैस के सिलेंडर उपलब्ध होने हैं और ये प्रक्रिया भी प्रारंभ हो चुकी है। उत्तर प्रदेश के अंदर 1 करोड़ 48 लाख ऐसे लाभार्थी हैं जिन्हें इस योजना का लाभ दिया जा रहा है और वर्तमान में ये योजना उन लोगों को उपलब्ध करा दी गई है। संगठित क्षेत्र में कम मजदूरी पाने वाले जो वर्कर हैं, संगठित क्षेत्र के 100 से कम वर्कर्स वाले व्यावसायिक प्रतिष्ठानों की जो संख्या है, उनमें जितने भी वर्कर हैं उनके पीएफ अकाउंट में धनराशि उन्हें देने की व्यवस्था भारत सरकार ने अपने स्तर पर की है और ये प्रक्रिया भारत सरकार के स्तर पर प्रारंभ हो चुकी है। इसी प्रकार से जो प्रदेश के अंदर और केंद्र सरकार के तहत वरिष्ठ नागरिक जो यानी वृद्धावस्था पेंशन है, दिव्यांगजन पेंशन है, निराश्रित महिला यानी विधवा महिला पेंशन है और कुष्ठावस्था पेंशन है, केंद्र और प्रदेश सरकार मिलकर के ऐसे लगभग 87 लाख लोगों को इस सुविधा का लाभ देता है। ये प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है। हम लोगों ने पहले ही प्रदेश के अंदर भी और केंद्र सरकार भी इस व्यवस्था का लाभ उन लोगों को उपलब्ध करवाने का कार्य कर रहा है और ये हर एक लाभार्थी के खाते में पेंशन की सुविधा भी हम लोगों ने उपलब्ध करवाने का कार्य किया है। केंद्र सरकार ने उन सभी पात्र परिवारों को खाद्यान्न उपलब्ध कराने की कार्रवाई प्रारंभ की है, जिसमें पर यूनिट 5 किलो चावल और 1 किलो दाल उस परिवार को उपलब्ध होगा। ये प्रक्रिया 15 अप्रैल से हम लोग प्रारंभ करने जा रहे हैं। हर एक लाभार्थी को उसके कार्ड के अनुसार पर यूनिट के हिसाब से ये सुविधा उपलब्ध होगी। ये कार्रवाई हम लोग करने जा रहे हैं। मनरेगा की मजदूरी में बढ़ोतरी करने का कार्य भी केंद्र सरकार ने किया है। इसमें पहले उत्तर प्रदेश में 182 रुपये ये उपलब्ध होता था और अब हम लोगों ने इसको बढ़ा करके 202 रुपये करने की व्यवस्था की है और यह कार्य भी प्रदेश के अंदर 88,40,000 जो मनरेगा मजदूर हैं उनको ये सुविधा मिलने जा रही है। इसी प्रकार से संगठित क्षेत्र के कार्मिकों की संख्या, ये जिनमें ईपीएफ से आच्छादित जो हैं, उन सबको भी इस व्यवस्था से जोड़ने की कार्रवाई के लिए, उनको लाभ देने के लिए भी ये 24 लाख जो लोग हैं, इन लोगों को भी इस व्यवस्था के साथ जोड़ा गया है। और जो स्वयं सहायता समूह हैं उनके रिवॉल्विंग फंड में भी बढ़ोतरी करने की व्यवस्था, ये कार्य जहां केंद्र सरकार ने किया है वहीं प्रदेश सरकार ने भी इनको सफलतापूर्वक प्रदेश के अंदर इम्प्लीमेंट करने के बारे में अपनी कार्य योजना को आगे बढ़ाने के साथ ही हम लोगों ने प्रदेश स्तर पर भी ये देखते हुए कि लॉकडाउन की कार्रवाई तेज़ी के साथ आगे सफलतापूर्वक आगे बढ़ाना है, तो जो तबका इससे पूरी सबसे पहले इससे प्रभावित होगा उन लोगों के लिए कार्य होना चाहिए। तो इसमें प्रदेश के अंदर निर्माण श्रमिकों के लिए, जिनकी संख्या प्रदेश के अंदर 20 लाख से ऊपर थी, रजिस्टर्ड थे, उन लोगों को हम लोगों ने पहले चरण में भरण पोषण भत्ता के रूप में 1,000 रुपये की राशि उनके अकाउंट में डीबीटी के माध्यम से देना प्रारंभ किया है और अब तक अधिकतर जो मजदूर हैं, उन निर्माण श्रमिक हैं, उनके खाते में 1,000 रुपये की राशि हम लोग पहुंचा चुके हैं। इसके अलावा लॉकडाउन के कारण जो तबका सर्वाधिक प्रभावित हुआ है वह है फेरी नीति से आच्छादित होने वाले, ठेला है, खोमचा है, रेड़ी है, पटरी व्यवसायी है, रिक्शा है, ई रिक्शा है, पल्लेदार है। इन सभी लोगों को भी हम लोगों ने 1,000 रुपये प्रति, यानी इनको उस पूरे प्रति लाभार्थी देने की भरण पोषण भत्ते के रूप में देने की व्यवस्था की है। इसके साथ ही प्रदेश के अंदर हम लोगों ने ये भी व्यवस्था की है कि लॉकडाउन के दौरान जो भी उद्यम, शिक्षण संस्थान
या फिर चिकित्सालय या जो भी संस्थान बंद होते हैं, और बंदी के कारण एक बड़ी संख्या में वर्कफोर्स ऐसी होती है कि जिन्हें वहाँ पर कोई भी मानदेय या मजदूरी या कोई भी वेतन नहीं मिला है, तो हम लोगों ने उन सभी से इस बारे में अपील की है कि वे लोग उन लोगों को बंदी के दौरान मानदेय या वेतन जरूर दें। और ये प्रक्रिया सफलतापूर्वक हम लोग प्रदेश के अंदर व्यवस्था करा रहे हैं। मनरेगा के प्रदेश के अंदर जितने भी मजदूर थे, इन लोगों के जितने भी मानदेय थे, उन सब को हम लोगों ने एक साथ प्रदेश के अंदर उन सब का भुगतान डीबीटी के माध्यम से उनके अकाउंट में कर दिया है, और ये सफलतापूर्वक अब तक उनके खाते में पैसा पहुंच भी चुका है। इसके साथ ही हम लोगों ने प्रदेश के अंदर 1,65,31,000 ऐसे राशन कार्ड धारक परिवार हैं जिन परिवारों की कोई भी आय का दूसरा स्रोत नहीं। उन लोगों को हम लोगों ने 20 किलो गेहूं और 15 किलो चावल 1 अप्रैल से देना प्रारंभ कर दिया है। और उसमें जितने भी परिवार हैं, यानी इसमें लगभग 11 करोड़ से अधिक यूनिट इससे आच्छादित हुई है, जिन्हें हम निःशुल्क ये सुविधा प्रदेश के अंदर अब तक उपलब्ध करवाए हैं। इसमें मनरेगा के कार्ड धारक भी हैं, निर्माण श्रमिक भी हैं, पंजीकृत निर्माण श्रमिक भी हैं, दिहाड़ी मजदूर भी हैं। ये सभी लोग इस योजना से आच्छादित हुए हैं। इसके अलावा वृद्धावस्था पेंशन, दिव्यांगजन पेंशन, निराश्रित महिला पेंशन और कुष्ठावस्था पेंशन, इससे आच्छादित 87 लाख लोगों को एडवांस में पेंशन हम लोग उनके अकाउंट में भेज चुके हैं। ये पहले ही उनके खाते में पैसा जा चुका है। हम लोगों ने एक अन्य कार्य के लिए भी इस बारे में प्रशासन को हर जनपद स्तर को पर्याप्त धनराशि उपलब्ध करवाई है कि इस बारे में सुनिश्चित कर लिया जाए कि कोई भी व्यक्ति, क्योंकि बड़ी मात्रा में लोग इस दौरान उत्तर प्रदेश में आए हैं या अन्य राज्यों में भी गए हैं, हम लोगों ने इस बारे में स्पष्ट किया है कि जितने भी लोग आए होंगे या जिनके पास राशन कार्ड नहीं होंगे, जो निराश्रित हैं, जिन पे सर्वे स्थानीय स्तर पर भी करवा लिया जाए। और उसकी पुष्टि करवाने के बाद इस बात के लिए जिलाधिकारियों को अधिकृत किया है। ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम विकास अधिकारी और बीडीओ की टीम, वहाँ के एसडीएम या ज्वाइंट मजिस्ट्रेट के साथ, और नगरीय क्षेत्र में जो अधिशासी अधिकारी या मुख्य नगर अधिकारी हैं वह और वहाँ के ज्वाइंट मजिस्ट्रेट मिलकर के जिस भी सूची को या जिन भी लोगों को प्रमाणित कर लें कि निराश्रित हैं, तो इन सभी लोगों को उन्हें 1,000 रुपये का भरण पोषण का भत्ता तत्काल देने की व्यवस्था, और साथ ही साथ उन सभी लोगों को हम लोगों ने व्यवस्था की है कि उन्हें खाद्यान्न भी निःशुल्क उपलब्ध करवाने का कार्य, राशन कार्ड नहीं तो राशन कार्ड भी उनका तत्काल बनाने की व्यवस्था की जाए। ये प्रदेश के अंदर हम लोगों ने अब तक इन कार्यों की घोषणा की थी, और ये कार्य सफलतापूर्वक आगे बढ़ सकें, इसके लिए हम लोगों ने प्रदेश के अंदर हमने अपनी एक 11 सदस्यीय टीम बनाई है, यानी 11 अलग अलग कार्यों को अलग अलग सीनियर अधिकारियों को हम लोगों ने सौंपा है। ये प्रदेश के अंदर जो 11 टीम बनी है, पहली टीम है चीफ सेक्रेटरी की अध्यक्षता में। इस टीम का काम था भारत सरकार और प्रदेश सरकार के बीच में संवाद बनाने और भारत सरकार से जुड़े हुए जो भी मामले हैं इसके लिए बराबर उनके साथ संवाद बनाने की कार्रवाई करना, और किसी भी स्तर पर कोई मामला है तो उसके निस्तारण की कार्रवाई करने के साथ ही अन्य राज्यों से जुड़ी भी कोई समस्या है इसके लिए संवाद बनाने का कार्य। इसके अलावा अवेयरनेस के लिए भी कार्यक्रम तैयार करना, अलग अलग विभागों के स्तर पर अपीलें जारी करवाना, लोगों से बताना कि इस बीमारी का सबसे बड़ा समाधान है सोशल डिस्टेंसिंग, और जो व्यक्ति जहां पर है, अनुशासित है, घर में है, वहीं रहें। ये यात्रा के दौरान उनका आना जाना खतरनाक हो सकता है। यह लगातार अपीलें भी हम लोगों ने इस कमेटी के माध्यम से जारी करवाए हैं। इस कमेटी को लीड कर रहे हैं स्वयं चीफ सेक्रेटरी। दूसरी कमेटी हम लोगों ने प्रदेश के अंदर गठित की थी
वह है अवस्थापना और हमारे जो प्रदेश के औद्योगिक विकास के आयुक्त की अध्यक्षता में ये कमेटी गठित हुई और एक कमेटी का काम कि प्रदेश के अंदर जो श्रमिकों से जुड़े हुए जितनी भी घोषणाएं केंद्र और प्रदेश सरकार की हैं, इन सब को लागू करने के साथ ही ये कमेटी इस चीज़ को ध्यान देगी कि लॉकडाउन के दौरान कोई भी उद्योग, कोई भी उद्यम, किसी भी श्रमिक का, कर्मचारी का या कोई भी अन्य संस्थान हो, स्कूल हो, कॉलेजेज हो, चिकित्सालय हो, ये कोई भी इन चीज़ को ध्यान में रख कर के तय करेंगे कि किसी के भी मानदेय या वेतन इस दौरान नहीं कटेंगे। ये कमेटी इस चीज़ को देख रही है। आवश्यक वस्तु की आपूर्ति के लिए जो उद्यम आवश्यक हैं उन्हें संचालित करना, उनकी मॉनिटरिंग करना, मैन्युफैक्चरिंग की व्यवस्था को, पीपीई है, N95 मास्क हैं और अन्य कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए भी ये कमेटी निरंतर उसकी निगरानी कर रही है। फ्लोर मिल है, दाल मिल है, अन्य जो इस प्रकार की आवश्यक चीज़ें हैं इस पर एक कमेटी कार्य कर रही है और सफलतापूर्वक इस कमेटी ने अब तक अपने कार्यों को आगे बढ़ाया है। तीसरी कमेटी हम लोगों ने कृषि उत्पादन आयुक्त की अध्यक्षता की कमेटी बनाई है। कृषि उत्पादन आयुक्त की अध्यक्षता की कमेटी प्रदेश के अंदर सप्लाई चेन को बहुत व्यवस्थित तरीके से आगे बढ़ाने के लिए कार्य कर रही है। यह कमेटी डोर स्टेप डिलीवरी के बारे में, दूध है, सब्जी है, खाद्यान्न है, जो निराश्रित लोग हैं उन लोगों तक पहुंचाने और सप्लाई चेन को हर हाल में बनाए रखने के लिए आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति है। ये सारी चीज़ों की आपूर्ति का कार्य यह कमेटी प्रदेश के अंदर कर रही है और इस कमेटी के द्वारा सफलतापूर्वक अपने कार्यों को सफलतापूर्वक आगे बढ़ाने का कार्य किया जा रहा है। इसी प्रकार से जो हम लोगों ने चौथी कमेटी बनाई हो, अपर मुख्य सचिव गृह की अध्यक्षता में बनी है। यह कमेटी इन्फोर्समेंट की पूरी कार्रवाई के साथ साथ कालाबाजारी और जमाखोरी को रोक सकें, इसके लिए कमेटी प्रदेश के अंदर कार्य कर रही है और सफलतापूर्वक ये कार्यक्रम प्रदेश के अंदर लॉकडाउन की कार्रवाई को आगे बढ़ाते हुए इस कार्य को आगे बढ़ाने का कार्य किया जा रहा है। पांचवी कमेटी अपर मुख्य सचिव राजस्व की अध्यक्षता की कमेटी है। प्रदेश के अंदर एक इंटीग्रेटेड कंट्रोल सेंटर स्थापित करने के साथ साथ हर जनपद में भी कंट्रोल रूम की स्थापना हो। कम्युनिटी किचन के माध्यम से धर्मार्थ संस्थाओं को, स्वयंसेवी संगठनों को और प्रशासन और शासन के स्तर पर भी कम्युनिटी किचन के माध्यम से हम लोग प्रत्येक उस ज़रूरतमंद के पास, जिसके पास खाद्यान्न नहीं, जिसके पास बनाने की सुविधा नहीं, जो माइग्रेंट है, इन सभी लोगों को खाद्यान्न की आपूर्ति कर सकें, इस पर यह कमेटी कार्य कर रही है और एपीसी के साथ मिलकर के इस बारे में भी ये सुनिश्चित कर रही है कि कमेटी हर एक स्तर पर कोई भी व्यक्ति प्रदेश के अंदर भूखा न रहे, इस पर निरंतर ये कमेटी कार्य कर रही है और इसके लिए हर जनपद को हम लोगों ने पर्याप्त धनराशि भी आवंटित की है। ये कमेटी सफलतापूर्वक इन कार्यों को आगे बढ़ाने का कार्य कर रही है। हमारी छठी कमेटी है प्रमुख सचिव ग्राम्य विकास और पंचायती राज की अध्यक्षता में। ये कमेटी ग्रामीण क्षेत्र हो या शहरी क्षेत्र, स्वच्छता, सैनिटाइजेशन और पेयजल की आपूर्ति को बनाए रखने के साथ ही उन लोगों को चिन्हित करने के लिए भी कि ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में क्वारंटाइन में कितने लोग रखे गए हैं, इनके बारे में डाटा सही तैयार करना। बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो बाहर से आए हैं, लेकिन इस दौरान उन लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने तो अपनी जानकारी दी, बहुत सारे लोगों ने जानकारी नहीं दी है। जिन लोगों ने जानकारी नहीं दी उनको चिन्हित करना और फिर उन लोगों के बारे में स्थानीय स्तर पर कंट्रोल रूम और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को बताना और फिर उन लोगों को होम क्वारंटाइन या क्वारंटाइन में ले जाने के लिए व्यवस्था करना। ये कार्य कर रही है, कमेटी कार्य कर रही है। इसके अलावा उन सभी क्षेत्रों में, ग्रामीण हो या शहरी क्षेत्र, वहाँ पर इस बात को तय करना कि कोई भी निराश्रित, कोई भी व्यक्ति राशन के अभाव में या कहीं भी भूखों न रहे, इसके बारे में ये कमेटी भी अपने स्तर पर निरंतर कार्य कर रही है। हमारे यहाँ सातवीं जो कमेटी वह बनी है प्रमुख सचिव स्वास्थ्य की अध्यक्षता में। यह कमेटी पूरे प्रदेश के अंदर
सर्विलांस सिस्टम को और मजबूत करने के साथ साथ लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 के हॉस्पिटल की एक श्रृंखला प्रदेश के अंदर तैयार करने के लिए कार्य कर रही है। और यही इसी का परिणाम है कि इस कमेटी में जो 3 महत्वपूर्ण हम लोगों ने उसके कार्य रखे हैं। एक, जो प्रमुख सचिव स्वास्थ्य स्वयं देख रहे हैं कि क्वारंटाइन वार्ड की व्यवस्था, आइसोलेशन वार्ड की व्यवस्था, उपचार की व्यवस्था, दवा की आपूर्ति बनी रहे, इस पर कार्य करना। ये जहाँ ये कमेटी कार्य कर रही है, वहीं हम लोगों ने टेस्टिंग लैब्स की फैसिलिटी को बढ़ाने, यहाँ इस दौरान ट्रेनिंग की व्यवस्था को और मजबूत करने और इस दौरान अपने क्षमता विस्तार के लिए और क्या कुछ हो सकता है, इसके बारे में प्रमुख सचिव चिकित्सा शिक्षा की अध्यक्षता में दूसरी कमेटी इसी के साथ बना करके यह कमेटी इस पर कार्य कर रही है। हम लोगों ने अब तक, जब पहला पेशेंट आया था प्रदेश के अंदर, तब हमारे पास टेस्टिंग लैब की कोई व्यवस्था नहीं थी। आज प्रदेश के अंदर हमारी 10 लैब फंक्शन में हैं और आज ही हमारी सरकार ने तय किया है, सरकार ने प्रदेश के अंदर एक उत्तर प्रदेश कोविड केयर फंड की स्थापना की है और इस फंड में हम लोगों ने धनराशि ली है। हमें तमाम विभागों से भी पैसा मिला है, उन विभागों ने अपने एक दिन का वेतन उपलब्ध करवाया है। विधायकों ने भी इसके लिए धनराशि अपनी निधि से उपलब्ध कराई है, अपने वेतन से उपलब्ध करवाई है और समाज में CSR से भी और अलग अलग तबके के लोगों ने भी बड़ी मात्रा में धनराशि देने की व्यवस्था इसमें प्रारंभ की है। इस फंड में जो पैसा आ रहा है, इस पैसे का उपयोग ही हम लोगों ने प्रदेश के अंदर टेस्टिंग लैब्स की स्थापना करने हैं। दूसरा, इसके माध्यम से हम लोगों ने कोविड लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 के हॉस्पिटल की एक श्रृंखला को खड़ा करने में प्रदेश के अंदर PPE, N95 मास्क या फिर ट्रिपल लेयर मास्क, इन सब की मैन्युफैक्चरिंग के साथ ही हम वेंटिलेटर्स भी प्रदेश के अंदर बना सकें। इंफ्रारेड जो थर्मामीटर है, इसकी मैन्युफैक्चरिंग की व्यवस्था को, या फिर प्रदेश के अंदर थर्मल एनालाइजर आदि की व्यवस्था को भी हम यहाँ पर बनाने की प्रक्रिया को आगे बढ़ा सकें। यह प्रमुख सचिव MSME इस कार्य को देख रहे हैं और इस कार्य को सफलतापूर्वक ये तीनों जो लोग हैं, प्रमुख सचिव स्वास्थ्य, प्रमुख सचिव चिकित्सा शिक्षा और प्रमुख सचिव MSME, ये इन कार्यक्रमों को लेकर के निरंतर कार्य कर रहे हैं। और आज ही हमारी सरकार ने तय किया है, एक हर मंडलीय चिकित्सालय में प्रदेश के अंदर 18 हमारी कमिश्नरी है, कमिश्नरी के हर चिकित्सालय में जहां पर टेस्टिंग लैब की सुविधा नहीं दी गई है, कोई मेडिकल कॉलेजेस नहीं हैं, उस मंडलीय चिकित्सालय में हम लोग एक टेस्टिंग लैब की स्थापना करेंगे। दूसरा, हमारे यहाँ जो 10 मेडिकल कॉलेजेस में हम फैसिलिटी उपलब्ध, टेस्टिंग लैब की उपलब्ध करवा चुके हैं, इनको अपग्रेड करते हुए लेवल 3 के लैब के लिए हम इसको डेवलप करने जा रहे हैं, जिससे केवल कोरोना वायरस ही नहीं, भविष्य में किसी भी प्रकार के वायरस का प्रकोप होता है तो उस प्रकोप से बचाने के लिए प्रदेश के अंदर न केवल टेस्टिंग फैसिलिटी अपितु हम रिसर्च की फैसिलिटी भी वहां पर उपलब्ध करवाएंगे। उन सभी अपने जो 10 मेडिकल कॉलेजेस में हमारी जो लैब बन चुकी उसकी स्ट्रेंथनिंग की, उसको अपग्रेडेशन की कार्रवाई हम इसके साथ ही करने जा रहे हैं। आज ही हमने उसकी मंजूरी दी है। 14 मेडिकल कॉलेजेस हमारे ऐसे हैं जो नए बने हैं, वहाँ पे भी कोई सुविधा नहीं थी। उन सभी 14 नए मेडिकल कॉलेजेस में भी हम लोगों ने इस बात के लिए मंजूरी दी है कि वहाँ पे लेवल 2 की लैब, एक टेस्टिंग लैब स्थापित हो जाए जहाँ पर हम कोरोना की जांच कर सकें। ये प्रक्रिया हमारी आगे बढ़ रही है। टेस्टिंग किट की आपूर्ति भी बाधित न हो, हमें प्रदेश के अंदर MSME को इस बारे में हम लोगों ने तैयार किया है कि वह व्यवस्था करें कि टेस्टिंग किट यहाँ पर ही मैन्युफैक्चर हो सके। और इस दिशा में क्या कार्य किया जा सकता है, इस पर भी उन्हें अधिकृत किया है कि वे इस पर तत्काल कार्रवाई करें। तो ये बड़ा कार्य आज हम लोग करने जा रहे हैं। इसके अलावा सभी प्रदेश के जनपदों में एक अलग ही इसका कलेक्शन सेंटर बनाना। अगर कोई व्यक्ति बीमार है तो या कहीं पे संदिग्ध लगता है
तो उसके कलेक्शन के लिए हमें अन्य जिलों पर या अन्य उसका वेट न करना पड़े, तत्काल जिले के अंदर ही हम एक कलेक्शन सेंटर दे सकें। हर जिले के अंदर हम ये व्यवस्था देने जा रहे हैं। इसके बारे में भी प्रमुख सचिव चिकित्सा शिक्षा को इस कार्य के लिए उन्हें अधिकृत करके इस पर कार्रवाई हम लोगों ने प्रारंभ कर दी है। प्रदेश के अंदर एक कमेटी हम लोगों ने बनाई है प्रमुख सचिव पशुपालन की अध्यक्षता में। इस कमेटी का कार्य है कि प्रदेश के अंदर कहीं चारा की आपूर्ति बाधित न होने पाए, गौशालाएं हों, डेयरी हों, जहां भी चारा की आपूर्ति की व्यवस्था। दूसरा, दुग्ध उत्पादन करने वाले किसानों के द्वारा जो दुग्ध उत्पादन होता है वह मार्केट में पहुंच सके, इसकी तैयारी इसकी व्यवस्था देखना। तीसरा, ये कमेटी देख रही है कि जितने भी ऐसे अन्य जीव जंतु हैं उनके लिए भी कहीं कोई समस्या ना हो। इसके लिए हम लोगों ने SPCA से भी, जीव जंतु कल्याण बोर्ड से भी और अन्य संस्थानों का भी सहयोग लिया है। और कहीं पे बंदरों के लिए भी खाने की समस्या ना होने पाए, कहीं पर कुत्तों के लिए भी खाने की समस्या ना होने पाए, अन्य कोई इस प्रकार की समस्या ना होने पाए, इसके लिए भी ये कमेटी कार्य कर रही है। हर एक जनपद में शासन स्तर पर भी, विभिन्न धर्मार्थ और स्वयंसेवी संगठनों के स्तर पर भी इस कार्रवाई को आगे बढ़ाने के लिए कमेटी कार्य कर रही है और इसमें निरंतर हर एक स्तर पर इस कार्य को आगे बढ़ाने की कार्रवाई तेजी के साथ बढ़ी है। एक कार्य जो हमारी 9वीं कमेटी है वह प्रदेश के पुलिस महानिदेशक की अध्यक्षता की कमेटी है। यह कमेटी प्रदेश के अंदर पुलिस फोर्स को इस संक्रमण से बचाने के लिए तो कार्य कर ही रही है, लेकिन साथ साथ प्रारंभिक एक सप्ताह में आपने देखा होगा कि पुलिस की PRB 112 का उपयोग करके हम लोगों ने डोर स्टेप डिलीवरी को और खाद्यान्न की आपूर्ति को घर घर पहुंचाने में भी इसका उपयोग किया था। बाद में जब हमारे पास पर्याप्त मात्रा में साधन बाहर आ गए तो फिर हम लोगों ने पुलिस की PRB 112 को पेट्रोलिंग के लिए लॉकडाउन को पूरी तरह सफल बनाने के लिए उसको छोड़ा है। लेकिन प्रदेश के अंदर लॉकडाउन की कार्रवाई को सफलतापूर्वक लागू करने के साथ ही पुलिस फोर्स में कहीं भी कोई संक्रमण न हो, इस पर कार्य करना, यह कमेटी इस पर कार्य कर रही है। इसके अलावा पुलिस लाइन, थाना, चौकी या फिर PAC की जितनी हमारी वाहनियाँ हैं, इन सब में संक्रमण को बचाने के लिए स्वच्छता और सैनिटाइजेशन की कार्रवाई को आगे बढ़ाना, जेल के अंदर भी संक्रमण न फैलने पाए इसके सैनिटाइजेशन की व्यवस्था और उनकी सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था करने का कार्य यह कमेटी युद्ध स्तर पर कर रही है। और इस कमेटी ने ही प्रदेश के अंदर तबलीगी जमात से जुड़े हुए एक बड़ी संख्या जो थी उनको ढूंढ करके उन्हें आइसोलेशन वार्ड या क्वारंटाइन वार्ड में डालने के पर भी कार्य किया है और ये बहुत सफलतापूर्वक प्रदेश के अंदर हुआ है। एक 10वें नंबर की कमेटी है, वह है अपर मुख्य सचिव वित्त की अध्यक्षता की कमेटी। ये कमेटी प्रदेश के अंदर केंद्र और प्रदेश सरकार के द्वारा जो योजनाएं लागू की गई हैं इसको सफलतापूर्वक अलग अलग कमेटियां इसको इम्प्लीमेंट कर रही हैं कि नहीं कर रही हैं, इसको जहां देख ही रही है इस कार्य को सफलतापूर्वक, कहीं वित्त की कमी न होने पाए, धन की कमी न होने पाए, जहां ये कमेटी इस पर कार्य कर रही है वहीं अर्थव्यवस्था पर इसका प्रभाव क्या पड़ रहा है और हमारी भविष्य की रणनीति क्या होनी चाहिए, इस पर यह कमेटी अभी से कार्य करना प्रारंभ कर दी है, जिससे जैसे लॉकडाउन खुलेगा तो हम पूरी व्यवस्था को स्ट्रीमलाइन में ला सकें, कहीं भी कोई संसाधनों की कमी न हो। ये कमेटी इस पर सफलतापूर्वक कार्य कर रही है। और 11वीं कमेटी जो हम लोगों की प्रदेश में है वह है प्रमुख सचिव कृषि की अध्यक्षता की कमेटी। ये प्रमुख सचिव कृषि की अध्यक्षता की कमेटी किसानों से जुड़ी हुई समस्याओं का समाधान कर रही है। और किसानों, खेती बाड़ी का समय है, इस समय कंबाइन मशीन की समस्या न होने पाए, कहीं भी हार्वेस्टर की समस्या न होने पाए, बीज और खाद की समस्या न होने पाए, किसान के प्रोक्योरमेंट की प्रक्रिया को हम स्ट्रीमलाइन कर सकें, इन सभी प्रक्रियाओं को जोड़ने के साथ ही मंडी समिति के माध्यम से आपूर्ति को सुनिश्चित करने की दिशा में भी ये समिति कार्य कर रही है। तो ये 11 कमेटी प्रदेश के अंदर हम लोगों ने गठित करके हर जनपद में भी अपेक्षा की कि वहाँ की ज़रूरत के हिसाब से वे लोग भी अपने यहाँ अलग अलग कार्यों की जवाबदेही वहाँ पर तय करते हुए इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाएं।
उत्तर प्रदेश के अंदर भी और उत्तर प्रदेश के बाहर भी। अकेले उत्तर प्रदेश में, हमारे प्रदेश में लगभग 22 से 25 लाख ऐसे लोग हैं जो बाहर से रह करके यहाँ काम करते हैं, और इन सभी श्रमिकों को कोई समस्या न होने पाए। एक अलग अलग राज्यों से जुड़े हुए हैं लोग, लेकिन उत्तर प्रदेश में रहते हैं, और उत्तर प्रदेश की भी लगभग 45 से 50 लाख की एक वर्कफोर्स ऐसी है जो अदर स्टेट में रहती है, अन्य राज्यों में रहती है। इनकी समस्या के समाधान के लिए भी हम लोगों ने 16 नोडल अधिकारियों को तैनात किया। इसमें 16 सीनियर आईएएस हैं और 16 सीनियर आईपीएस हैं। ये सभी लोग, ये 16 नोडल अधिकारी अलग अलग जिलों, अलग अलग प्रदेशों के लिए तैनात किए गए हैं। उन प्रदेशों से जुड़े हुए लोग जो उत्तर प्रदेश में रहते हैं, उनकी समस्या का समाधान स्थानीय स्तर पर और प्रदेश स्तर पर उनका समाधान करना, और जो लोग प्रदेश के बाहर रहते हैं, वहाँ उत्तर प्रदेश के निवासी अदर स्टेट में रहते हैं, वहाँ पर उन लोगों के साथ बातचीत करने का कार्य भी और उनकी समस्या का समाधान करने का कार्य ये कमेटी हमारी कर रही है, और चीफ सेक्रेटरी इसकी ओवरऑल मॉनिटरिंग करने का कार्य कर रहे हैं। इस दौरान हमें जो सबसे अच्छी सफलता एक और प्राप्त हुई, वह हुई सीएम हेल्पलाइन से। सीएम हेल्पलाइन में हमारे पास 500 लोगों की एक टीम है जो पूरे प्रदेश के अंदर हर एक विभाग के साथ जुड़ी हुई है, हर एक ग्राम पंचायत के साथ, हर एक जनप्रतिनिधि के साथ सीधे संवाद बनाने का कार्य सीएम हेल्पलाइन ने किया। और इस दौरान कौन लोग बाहर से आए हैं, उन लोगों को चिन्हित करने और फिर संबंधित विभाग को इसकी जानकारी देने में सीएम हेल्पलाइन ने भी सफलतापूर्वक इस कार्य को किया है। ये कार्य प्रदेश के अंदर हम लोग सफलतापूर्वक अब तक संपादित कर चुके हैं। ये प्रदेश के अंदर की हमारी अब तक की कार्रवाई है। प्रदेश के अंदर ये निरंतर आगे बढ़े, यानी कहीं भी ये महामारी प्रदेश के अंदर अनावश्यक रूप से एक पैनिक स्थिति में न आने पाए। और अब तक जिस स्टेज में हम लोगों ने इसको रोका हुआ है, ये वहीं पर रहे। पूरी ताकत सभी कमेटियों का, सभी लोगों का इसी के साथ जुड़ा हुआ है, और मुझे प्रसन्नता है कि अब तक की कार्रवाई बहुत सफलतापूर्वक आगे बढ़ी है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन, केंद्र सरकार का सहयोग और समाज के विभिन्न तबकों ने भी जिस प्रकार का सौहार्द और जिस प्रकार का सहयोग और समर्थन इस कठिन परिस्थितियों में हम सबको उपलब्ध करवाया है, वह अत्यंत महत्वपूर्ण है। और उसी दृष्टि से आज के इस अवसर पर मैंने आवश्यक समझा कि मैं प्रदेश सरकार के इन कार्यों के बारे में आप सभी को मैं इसकी जानकारी उपलब्ध भी करा दूं, और एक बहुत जो आपके महत्वपूर्ण सुझाव होंगे वे सुझाव मुझे यहाँ पर उपलब्ध भी हो सकेंगे। इस दृष्टि से मैं चाहूँगा कि एक संवाद सभी के साथ मेरा बन सके, प्रत्येक जनपद में बन सके। मेरी आप सबसे अपील होगी, एक बहुत बड़ा कार्य वर्तमान में और एक बहुत बड़ी जो वैश्विक महामारी है, इससे पूरा देश जूझ रहा है, पूरी दुनिया जूझ रही है। वास्तव में इस बीमारी के सामने विज्ञान भी फेल दिखता है, और इस बीमारी ने इस महामारी ने इस बारे में साबित किया है कि इसका उपचार ही है स्व अनुशासन और सोशल डिस्टेंसिंग। अगर ये दो चीज़ें व्यक्ति मजबूती के साथ फॉलो करता है तो इसको काफ़ी हद तक रोका जा सकता है। इस पर फोकस करना, इसकी जानकारी देना है। दूसरा, छोटे छोटे मामले को लेकर के अनावश्यक रूप से माहौल ख़राब करना या अफवाह फैला करके माहौल ख़राब हो, इस प्रकार की स्थिति से बचने में एक बड़ा रोल मीडिया का हो सकता है कि कहीं भी कोई फेक न्यूज क्रिएट न कर सके। आम जनमानस के बीच में जो भ्रांत धारणाएं हैं, बीच में आपने देखा होगा अलग अलग तबके की ओर से अलग अलग स्वर उठते हुए दिखाई दे रहे थे। कोई कहता था कि कोरोना से हमें कुछ नहीं होगा, और लोग अलग अलग तरीके से उसको जोड़ने का कार्य कर रहे थे। लेकिन ये बीमारी है, ये महामारी है। ये महामारी व्यक्ति का चेहरा नहीं देखती है, उसकी जाति, उसका मत, उसका मजहब, उसका संप्रदाय नहीं देखती है। ये महामारी जो भी इसमें असावधानी बरतेगा, ये वह उसकी चपेट में आएगा। और इस दृष्टि से
मीडिया का एक बड़ा रोल अवेयरनेस में हो सकता है और बहुत अच्छा काम मीडिया का अब तक बहुत पॉजिटिव हो रहा है, जहां पर हम लोग इस महामारी को रोकने के लिए आम जन के सहयोग के साथ साथ लॉकडाउन को सफलतापूर्वक आगे बढ़ाने की कार्रवाई कर रहे हैं। उस मामले में मैं आप सबका सहयोग चाहूँगा कि हम सभी लोग लॉकडाउन को सफलतापूर्वक अगर लागू करके इसके माध्यम से कोरोना वायरस को हम परास्त करने के लिए प्रधानमंत्री जी ने जो मंत्र दिया है, इस मंत्र को लागू करने का सबसे बड़ा कार्य एक तो लॉकडाउन की सफलता है, दूसरा हर हाल में सोशल डिस्टेंसिंग बनी रहे, जो जहाँ है वहाँ रहे, क्योंकि आप मीडिया से जुड़े हुए हैं, आपके कांटेक्ट पूरे देश के अंदर हैं। उत्तर प्रदेश की एक बड़ी आबादी अन्य राज्यों में रह रही है, उन राज्यों से आने वाले लोग उतावले न हों उत्तर प्रदेश में आने के लिए। और हम लोगों ने प्रयास किया है कि जैसे उत्तर प्रदेश के अंदर किसी भी तबके को कोई समस्या न हो, शासन की योजना बिना भेदभाव के हर व्यक्ति तक पहुंचे। हम लोगों ने उन लोगों को जो बाहर काम करते थे आज आ गए हैं, हमने व्यवस्था दे दी है कि उनके लिए भी राशन कार्ड बना दो, उनको भरण पोषण भत्ता भी दे दो, सारी सुविधाएं हर जनपद में उपलब्ध करवाने के लिए कह दिया है। निरंतर निगरानी हो रही है, मैं सुबह शाम निरंतर इन हर एक कमेटी के कार्यों की स्वयं मॉनिटरिंग कर रहा हूँ, जनपद स्तर पर स्वयं संवाद बना रहा हूँ। तो स्वाभाविक रूप से ये प्रक्रिया आगे बढ़े तो वैसे ही अन्य राज्यों में भी उत्तर प्रदेश वासियों को कोई समस्या न हो, इसके बारे में हमारा भी पूरा प्रयास है और सभी राज्य सरकारें भी और केंद्र सरकार भी इसके बारे में बहुत संवेदनशील तरीके से कार्य कर रही हैं और पूरा देश एकजुट होकर के इस पूरे अभियान के साथ जुड़ा हुआ है। और मैं आप सबसे भी अपील करूंगा कि आपका भी एक बड़ा रोल हो सकता है इसमें, उन लोगों को आश्वस्त करने में कि देखिए इस महामारी का जो सबसे बड़ा कैरियर है वह जो ट्रैवलिंग कर रहा है, क्योंकि ये बीमारी जहाँ से भी भारत में आई है आखिर ट्रैवलिंग के दौरान ही आई है, भारत के अंदर पैदा तो हुई नहीं है। ये जो हम ट्रैवलिंग हिस्ट्री जब उन लोगों की देखते हैं, कोई चाइना से आया है, कोई इटली से आया है, कोई इंडोनेशिया से आया है, कोई स्पेन से आया है, कोई इंग्लैंड से आया है, कोई यूएस से आया है, ये हवाई जहाज से यात्रा के दौरान या ट्रेन से यात्रा के दौरान या बस से यात्रा के दौरान ये बीमारी उनके साथ आ सकती है। उनके बगल में कौन बैठा है कुछ पता नहीं, या उससे पहले कौन बैठा था, प्रॉपर सैनिटाइज होने में समय लग सकता है, कौन बैठा था कोई पता नहीं। अगर कहीं पर यह कोई व्यक्ति इसका जो पॉजिटिव पेशेंट है जिसमें कोरोना पॉजिटिव है, अगर वह कहीं बैठा है और उसके आसपास का क्षेत्र से संक्रमित हुआ है तो मान के चलिए कि वह क्षेत्र 24 घंटे तक इससे प्रभावित है। अब 24 घंटे के अंदर कोई भी व्यक्ति वहां जाकर के उस सीट पर बैठ गया तो इसका मतलब वह उसके संक्रमण में आएगा। और इस दृष्टि से सावधानी आपके स्तर पर भी, मीडिया के माध्यम से भी और टेलीफोनिक रूप से आपके साथ जुड़े होंगे लोग, उनको भी बताने के लिए कि भैया देखो बचना है, जहाँ हैं वहीं रहें, इसी में सुरक्षा है। और हर सरकारें अपने स्तर पर अच्छा कार्य करने का प्रयास कर रही हैं, फिर भी आपदा है, हम तात्कालिक रूप से इस महामारी से जूझने के लिए अपने आप को तैयार करें। और फिर जब लॉकडाउन सफलतापूर्वक संपन्न होगा, इसके बाद सरकार की जो स्ट्रैटेजी होगी उसके पर वे लोग सभी सहयोग करते हैं तो कोरोना को हम बहुत आसानी से प्रदेश के अंदर भी और देश के अंदर भी इसकी रोकथाम करने के लिए हम पूरी तरह हम लोग सफल हो जाएंगे। और मैं चाहूँगा कि इसमें बहुत बड़ा रोल आपका हो सकता है अवेयरनेस में भी और सही तथ्य, सही जानकारी सही स्थल पर पहुंचाने के लिए। और मैं इस मामले में आपके उन महत्वपूर्ण सुझावों का भी स्वागत करूंगा। सभी 75 जनपदों में मेरे लिए बातचीत करना कठिन होगा, लेकिन मैं चाहूँगा कि कुछ जनपदों में, कुछ महत्वपूर्ण केंद्रों में अगर सही जानकारी यानी कुछ अगर हम लोगों से जुड़ने का प्रयास करना चाहेंगे तो मैं चाहूँगा कि एक तो हम लोग जो हैं इसके बारे में भी लोगों को अवेयर कर सकते हैं और इसके बारे में वे मुझे अपने सुझाव भी दे सकते हैं, या कोई इस संबंध में कोई क्वेरीज उनकी होगी वे उसके बारे में भी जानकारी ले सकते हैं, उसके बारे में हम लोग
पूरी जानकारी उनको देंगे। लेकिन मैं माफ़ी चाहूँगा कि हर एक व्यक्ति से और पूरे 75 जनपदों के साथ संवाद बनाना मेरे लिए कठिन होगा, लेकिन मैं चाहूँगा कि अगर आपके कोई लिखित सुझाव होंगे या अगर मैं किसी महत्वपूर्ण बैठक में या किसी कार्यक्रम में नहीं हूँ उस दौरान टेलीफोनिक उसके माध्यम से भी ये चीज़ें हो सकती हैं, उसके बारे में भी आप लोग संवाद उससे मुझसे जानकारी ले सकते हैं। या हमारी जो कमेटियाँ बनी हुई हैं इनके जो उसके प्रभारी गण हैं उनके साथ भी एक संवाद बना सकते हैं, उनसे भी जानकारी ले सकते हैं। लेकिन एक बहुत बड़ा अभियान है ये, और ये अभियान हर एक व्यक्ति की सहभागिता से आगे बढ़ेगा। और इस दृष्टि से मैं चाहूँगा कि आप लोग इस पर अपना जो है बहुमूल्य सुझाव भी दे सकते हैं, अन्य लोगों को भी प्रेरित कर सकते हैं। और एक अन्य कार्य के लिए जिसके प्रधानमंत्री जी ने कहा है, हम लोगों ने प्रयास किया है कि ये कॉटन का जो मास्क है ये हम लोगों ने स्वयं बनाया हुआ है। किसी भी अन्य मास्क की तुलना में एक कॉमन मैन के लिए और सामान्य नागरिक के लिए वह इस मास्क का उपयोग करें। ये N95 मास्क केवल वे लोग करें जो मेडिकल टीम है वो उसका उपयोग करें, शेष लोग उसका उपयोग करें, कोई मतलब नहीं है। हमारे लिए सबसे अच्छा मास्क है ये कॉटन से बना हुआ जो मास्क है। मैं स्वयं भी इसको धारण किया हुआ हूँ और मुझे लगता है कि हम ऐसे 2 मास्क बना सकते हैं। ये ट्रिपल लेयर कॉटन का मास्क है और इसको हम लोग अगर इस्तेमाल करते हैं, एक मास्क यानी जो मास्क ऐसा जो रीयूज हो सके, जो हम मार्केट में मिल रहा है उस मास्क को हमें एक दिन उपयोग करके सिंथेटिक का है उसको हमें फेंकना पड़ेगा, क्योंकि एक दिन के बाद हम किसी भी मास्क का इस्तेमाल कर रहे हैं वो खतरनाक हो सकता है। हम लोगों को अवेयर कर सकते हैं कि गांव हो या शहर कोई आवश्यक नहीं, अगर मास्क नहीं है तो साफा होगा, कपड़ा होगा, कोई साफ सुथरा कपड़ा हो, साफा साफ सुथरा, ऐसा नहीं कि हम उसी से पसीना साफ कर रहे हैं, धूल साफ कर रहे हैं, फिर उसी के मुंह पे लगा रहे हैं, फिर अगले दिन उसी का उपयोग कर रहे हैं। ये तो इन्फेक्शन बढ़ाएगा। हर दिन अगर हम तौलिया या साफा या कोई साफ कपड़ा रोज लपेटते हैं तो अपने आप में मास्क का काम करेगा। या नहीं है तो एक बहुत सस्ता ये ट्रिपल लेयर मास्क हम लोग कॉटन का बना सकते हैं और ये हर एक जगह हम लोगों ने स्वयंसेवी जो महिला स्वयंसेवी समूह है उनको भी इसके लिए तैयार किया है। WHO ने भी इसको मान्यता दी है कि सबसे अच्छा मास्क कपड़े का जो ये हमारा कॉटन का जो कपड़ा है, कॉटन के 3 लेयर जो मास्क बनाया गया है, ये सबसे अच्छा मास्क का काम कर सकता है। भाई ये है, आज आपने इस्तेमाल किया, आज इस्तेमाल करने के बाद कल इसको साबुन से धो करके आप सुखवा लें, सुखाने के बाद फिर इसको अगले दिन फिर इसका उपयोग कर सकते हैं। एक दिन करके अगर 2 मास्क किसी व्यक्ति के पास है तो एक दिन एक मास्क का उपयोग करते हुए वह इस कार्य को सफलतापूर्वक आगे बढ़ा सकता है। एक अवेयरनेस कि मुंह ढक कर के लोग चले, केवल खुले उसमें कोई आता भी है कहीं किसी आवश्यक कार्य से उसको मार्केट में निकलना है या कोई बहुत हमारी जो आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति में एक बड़ा कार्य, अलग अलग तबके मीडिया से जुड़े हुए हमारे रिपोर्टर्स हैं, उनकी भी भूमिका है, 24 घंटे वे लोग कार्य कर रहे हैं, वे लोग भी हैं, या अन्य तबके के भी लोग हैं। लोगों को कोई किसी को दवा के लिए, किसी को किसी अन्य कार्य के लिए कहीं जाना पड़ रहा है प्रशासन की परमिशन से, तो वे लोग भी मुंह ढक करके अगर चलेंगे तो अच्छा होगा। खुले उसके साथ न चलें, ये चीज़ें अगर हो सकती हैं तो मुझे लगता है एक बड़ा कार्य मीडिया के स्तर पर होगा कि हम लोग एक तो सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखें, मुंह ढक करके चलें और यात्रा से बचें। कम से कम जब तक लॉकडाउन है तब तक तो अपने घर में रहें। हर प्रकार की सुविधा देने का प्रयास सरकार कर रही है, फिर भी कहीं कोई समस्या हो कंट्रोल रूम में आप बताएं। हमारी अलग अलग कमेटियां इनका समाधान कर रही हैं, मैं स्वयं इसके लिए प्रतिदिन इनकी मॉनिटरिंग कर रहा हूं, कहीं कोई समस्या नहीं आने दी जाएगी। लेकिन कुछ सावधानियां अगर हम बरत लेंगे तो कोरोना महामारी को हम परास्त करने में सफल हो सकते हैं और इस दिशा से एक बड़ा कार्य हो सकता है। और मैं चाहूँगा कि अलग अलग जनपदों से जुड़े हुए जो यहाँ पर बहुत वरिष्ठ जो मीडिया से जुड़े हुए हमारे मित्रगण हैं, अगर वे इसके बारे में कुछ जानकारी लेना चाहेंगे, कुछ सुझाव देना चाहेंगे तो मैं उनके सुझाव का स्वागत करूंगा। मैंने पहले भी माफ़ी मांगी है कि 75 जनपदों में
और हर एक मीडिया से जुड़े हुए आप जो कर्मयोगी हैं, जो निरंतर कार्य कर रहे हैं, आप सबके साथ आज मेरा सीधे संवाद बनाना कठिन होगा, लेकिन मैं चाहूँगा कि अगर आप लोग मुझे लिखित भी भेज देंगे या कमेटियों को किसी को भी अवगत करा देंगे तो सभी लोग इसका समाधान करेंगे।